हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि रिएक्ट जेएस में कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है। सो गाइस, रिएक्ट जेएस में कॉन्टेक्स्ट के आने से पहले डेटा ट्रांसफर करना कुछ इस टाइप का लगता था। यस, जो भी आपने इमेज देखी उस टाइप से डेटा ट्रांसफर होता था या डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाता था। बट रिएक्ट जेएस में कॉन्टेक्स्ट के आने के बाद चीजें चेंज हो चुकी है। तो अभी हम लोग इन डिटेल समझेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे कॉन्टेक्स्ट के आने की वजह से रिएक्ट जेएस में चेंजेस आए हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं कि कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा तरीका है जिसमें आप पेरेंट टू चिल्ड्रन जब कंपोनेंट्स में प्रॉप पास करते हो उस मेथड को हटाने का काम करता है। ये क्या करता है, जो आप एक मेथड यूज करते हो जिसमें आप पेरेंट कंपोनेंट से चिल्ड्रन कंपोनेंट तक डेटा पहुंचाते हो, तो क्या करते हो, प्रॉप्स का यूज करते हो। मतलब प्रॉप्स ड्रिलिंग करनी पड़ती है अंदर 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 डेटा पहुंचाने के लिए। तो ये उस चीज को हटाने का काम करता है। रिडक्स अगर आपने कभी पढ़ा है रिएक्ट जेएस के अंदर या अलग से रिडक्स को कहीं पर भी यूज किया है, सेम ये रिडक्स के जैसा ही काम करता है रिएक्ट का अपना कॉन्टेक्स्ट। बस फर्क ये है कि रिडक्स को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, बट रिएक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए कोई लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्योंकि ये एक रिड्यूसर जैसे, यानी क्योंकि ये रिडक्स के जैसे काम करता है, तो ये एक आपको प्रोवाइडर देता है और एक कंज्यूमर होता है। तो एक प्रोवाइडर होगा आपके पास और एक कंज्यूमर होगा। प्रोवाइडर क्या करेगा, वो डेटा आपको प्रोवाइड करेगा और कंज्यूमर उसको यूज करेगा। तो आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। जब हम लोग प्रॉप्स की मदद से डेटा को ट्रांसफर करते हैं, जब हम प्रॉप्स का यूज करते हैं, तब हम कंपोनेंट ए से कंपोनेंट बी में डेटा भेजते हैं, फिर बी से सी में जाता है और फिर फाइनली सी से होते हुए डी में जाता है। बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉप्स का यूज कर रहे हैं। तो प्रॉप्स में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप डायरेक्टली ए कंपोनेंट से डी तक डेटा भेज सको। अगर ए कंपोनेंट से डी तक डेटा भेजना है तो जो उसका एक तरीका है वो सिर्फ ये है कि आप कंपोनेंट बी को दो, कंपोनेंट सी के पास जाएगा और फिर कंपोनेंट डी के पास जाएगा। तो यही एकलौता एक तरीका होता था जो अभी आपने पीछे एक इमेज में देखा कि अगर रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट्स के थ्रू डेटा पास करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है। तो यही एक तरीका है जिससे किया जा सकता है। बट अगर मैं प्रॉप्स यूज नहीं करता और मैं अगर कॉन्टेक्स्ट यूज करता हूं तो तरीका थोड़ा सा बदल जाता है और बहुत ही इजी हो जाता है। मतलब जो आपका नेविगेटिंग है, जो आपकी प्रॉप्स ड्रिलिंग है, वो सारी चीजें हट जाती है और काम आपका बहुत इजी हो जाता है। बिकॉज कॉन्टेक्स्ट एक ग्लोबलाइज कॉन्टेक्स्ट स्टोर होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या एक अलग से बना हुआ, जैसे रिडक्स के अंदर एक स्टोर होता है। अगर आपने रिडक्स नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, आपको इसको ऐसे समझना है कि ग्लोबलाइज स्टोर है जो साइड में पड़ा है कहीं पर, जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा, जिसके अंदर चेंजेस आएंगे। और वो ग्लोबलाइज स्टोर से कौन कनेक्टेड है, ये हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स या हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं। जैसे अभी मेरे पास में 4 ही कंपोनेंट्स है तो 4 कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास में 10 कंपोनेंट्स होते तो 10 के 10 उस ग्लोबलाइज स्टोर से कनेक्टेड होते। और ये ग्लोबल स्टोर के यानी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से क्योंकि ये सारे कनेक्टेड हैं, तो जिसको भी डेटा चाहिए वो सीधा कहां से लेता है, यहां से ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से लेता है, ना कि इस तरीके से जैसे हम लोगों ने पीछे देखा। ये तरीका यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसमें कंपोनेंट ए से बी पे जाता है, बी से सी पे जाता है और सी से फिर डी पे जाता है। तो अननेसेसरी उन कंपोनेंट्स के पास भी डेटा भेजना पड़ रहा है या लेंदी कोड लिखना पड़ रहा है जिनको जरूरत भी नहीं है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके को यूज करते हैं और इसमें आपका एक सेंट्रलाइज स्टोर है, यानी साइड में एक कॉन्टेक्स्ट है, उससे ए बी सी और डी सारे कनेक्टेड है। जिसको भी डेटा चाहिए, जैसे सपोज किसी को डेटा चाहिए बी को, तो ए के पास डेटा होने की कोई जरूरत नहीं है, बी सीधा जाके डेटा लेके आ सकता है। डी को चाहिए तो डी भी सीधा जाके डेटा लेके आ सकता है, सी को चाहिए तो सी भी ला सकता है और ए को चाहिए तो ए भी ला सकता है। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट की मदद से आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं और आपको 2 वर्ड्स जो मैंने शुरुआत में बताए वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। कुछ एक प्रोवाइड करेगा, वो डेटा देगा, कंज्यूमर क्या करेगा, उसको डेटा को यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। तो मैंने एक रिएक्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी बना रखा है और इस रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर ही हम लोग काम करने वाले हैं। कुछ बेसिक चीजें जो मैंने हटा दी थी उसके रिलेटेड एरर है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार सो दैट ये एरर भी बंद हो जाए। और अब चलते हैं हम लोग, ये कुछ हमारा इस टाइप का एक एम्प्टी पेज है, इसमें मैं साथ में टेलविन CSS भी यूज कर रहा हूँ। और यहाँ हम लोग आकर क्या करने वाले हैं, तो हम राइट क्लिक करके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स में मैंने एक कंपोनेंट बना लिया जिसका नाम है काउंटर। मैं यहाँ पर काउंटर बनाने वाला हूँ, मतलब प्लस और माइनस करने पर काउंटर बढ़ेगा और कम होगा। उसी कंसेप्ट को मैं यूज करते हुए यहाँ काउंटर बनाऊंगा। काउंटर के अंदर अब यहाँ वो वैल्यू लिखी होगी जो हम लोग चाहते हैं। ठीक है, और ऐप
वाली डिव के अंदर मैं जाकर यहाँ लगा देता हूँ क्लास h इज आवर स्क्रीन, मतलब जितनी स्क्रीन है उतनी बड़ी, w फुल मतलब 100% की विड्थ, जस्टिफाई सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए। और ये काउंटर वाला जो मेरा कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ लेके आऊंगा, ठीक है। और काउंटर के साथ में ही दो प्लस और माइनस भी यहीं पर रहेंगे, मतलब दो बटन्स रहेंगे प्लस और माइनस के, और वो भी अलग अलग एक कंपोनेंट होंगे। तो अभी मैंने सिंपली क्या किया, काउंटर बनाया, उस काउंटर को मैंने यहाँ इंपोर्ट करवा दिया और यहाँ यूज कर लिया। तो अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं CSS में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर जस्टिफाई तो लगा दिया मैंने बट फ्लेक्स नहीं लगाया, तो इस वजह से वो सेंटर में नहीं गया। अब आप देख सकते हो एग्जैक्ट सेंटर में आ चुका है। इस काउंटर के अंदर चलकर इसकी कोई साइज अगर हम लोगों को बड़ी करनी है तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया टेक्स्ट 5XL, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट आ जाएगा। आप देख सकते हो 48 पिक्सल का ये हमारा टेक्स्ट हो गया। और मुझे क्या करना है, मुझे एक कंपोनेंट और बनाना है जिसका नाम होगा बटन, ठीक है, button.jsx। आई होप ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों को अच्छे से पता होगी। जब आप कॉन्टेक्स्ट सीख रहे हैं, यानी आप स्टेट को अच्छे से यूज कर चुके हैं, तब आपके कॉन्टेक्स्ट काम आएगा। तो यहाँ मेरा बटन है जिसपे प्लस लिखा हुआ है, और मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लूंगा। वैसे तो इतनी ज्यादा हम लोगों को कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं थी, बट हमने कॉम्प्लेक्स इसीलिए बनाया है सो दैट कि हम अच्छे से समझ सके कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास में एक कंपोनेंट है ऐप। ऐप के अंदर मेरा कंपोनेंट कौन सा है, काउंटर, और काउंटर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं जिनका नाम है बटन। ओके, तो अभी प्लस प्लस आपको लिखा हुआ दिख रहा है। हम क्या करेंगे, बटन में यहां से डेटा भेजेंगे। व्हाट शुड बी द डेटा, तो यहाँ होना चाहिए माइनस और यहाँ होना चाहिए प्लस, ठीक है, माइनस एंड प्लस। और बटन कंपोनेंट के अंदर मैं प्रॉप्स की मदद से इसको उठा लूंगा। सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स हमने क्या किया, यहाँ से डेटा ले लिया एंड प्रॉप्स डॉट डेटा, ठीक है। तो ये डेटा भेज रहा है प्लस और माइनस, और ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है। और इनको हम लोग बटन्स ही बना लेते हैं, तो ये बटन हो गए, और बटन मैंने लगा दिया HTML का कंटेंट। और अब इनको हम कुछ प्रॉपर्टीज दे देते हैं। जैसे मैंने इधर ले दिया टेक्स्ट 3XL, ठीक है, टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ी सी इनके स्पेसिंग होनी चाहिए, तो मैंने मार्जिन दे दी, तो चारों तरफ से स्पेस आ जाएगी। मैंने यहाँ पर पैडिंग दे दी x एक्सिस पे, और पैडिंग हम लोग दे देते हैं y एक्सिस पे। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से सपोज ले लेता हूँ बैकग्राउंड रेड, और कुछ इस टाइप से एक रेड कलर, एंड देन हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट वाइट, ठीक है। ये सारी टेलविन CSS की क्लासेस में लगा रहा हूँ। अगर आपको टेलविन CSS का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो हमारी टेलविन CSS की एक प्लेलिस्ट चल रही है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और रिएक्ट में टेलविन को कैसे यूज करना है इसके लिए भी मैं पीछे काफी वीडियोस बना चुका हूँ। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पर, और ये मेरे कुछ बटन्स हो गए, ठीक है। इन बटन्स को थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। तो ये हमारे बटन्स हो गए जिसपे प्लस और माइनस है। प्लस पे क्लिक होगा तो हमें ये काउंटर इंक्रीज करना है, और माइनस पे क्लिक होगा तो हमें डिक्रीज करना है। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको, कि मैंने ऐप बनाया, ऐप में काउंटर बनाया, काउंटर में बटन बनाया। तो अब अगर ऐप के पास में या काउंटर के पास में अपने पास में एक स्टेट है, हम लोग मान के चलेंगे कि ऐप के अंदर हमें स्टेट रखना है, बिकॉज हम इस काउंटर को ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि ये कहीं और भी काम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला कि काउंटर के पास हमें क्या भेजना पड़ेगा, एक प्रॉप भेजना पड़ेगा जो यहाँ डेटा दिखाए। साथ साथ में काउंटर प्रॉप के अंदर हमें वो फंक्शंस भी भेजने पड़ेंगे जो इंक्रीज और डिक्रीज करे। मतलब एक्चुअली बहुत सारा एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, जो हम लोगों ने यहाँ देखा कुछ इस टाइप से। हमें नीचे 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 जाते हुए पूरे के पूरे D तक पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके बदले अभी क्या करने वाले हैं, कॉन्टेक्स्ट यूज करने वाले हैं। तो हम कॉन्टेक्स्ट क्या करते हैं, अलग से बना लेते हैं। यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में मैं बना लेता हूँ काउंटर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, काउंटर। और ये हमारा काउंटर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, एक्चुअली ये काउंटर का कॉन्टेक्स्ट होल्डर है, ठीक है। तो काउंटर होल्डर डॉट JSX, ये मैंने एक अलग से कंपोनेंट ले लिया है। आप इस कंपोनेंट को अब क्या करने वाले हैं, हम लोग इस कंपोनेंट को हम यहाँ कॉल करवाने वाले हैं, ठीक है। जो मेरा काउंटर होल्डर है उसको हम यहाँ कॉल करवाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। और अब हमने क्या किया, हमने ऐप कंपोनेंट की जितनी भी चीजें थी वो रैप कर दी किसके अंदर, काउंटर होल्डर के अंदर। ऐप कंपोनेंट में जितनी भी चीजें थी वो हमने काउंटर होल्डर में रैप करवा दी। और काउंटर होल्डर में हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट के अंदर से मैंने क्या किया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को निकाला, और यहाँ आकर हमने कॉन्टेक्स्ट बना लिया। जैसे सपोज
ये हमारा कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, काउंटर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो काउंटर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने काउंटर कॉन्टेक्स्ट बोलकर एक वेरिएबल बनाया है। ये क्या है हमारा, ये कंपोनेंट है काउंटर होल्डर, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है खुद, ये तो एक कंपोनेंट है, बट इसके अंदर हमने ये कॉन्टेक्स्ट बनाया जिसका नाम रखा हमने काउंटर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और हम सिंपली इस डिव की जगह लगाएंगे काउंटर कॉन्टेक्स्ट। और अब हम लोगों को क्या करवाना है, हमें वो सारी चीजें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेके आनी है। मतलब मैं ऐप के अंदर ये जो सब कुछ है उसको उठाकर यहां लेके आना चाहता हूं। तो हमें सिंपली क्या करना होता है, हमें सिंपली यहां लगाना है प्रॉप्स और इसके अंदर लिख देना है प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। इससे क्या होने वाला है, तो इससे ये होगा कि इस काउंटर कंपोनेंट के अंदर जो भी HTML एलिमेंट था, जो भी JSX एलिमेंट था, जो भी कंपोनेंट्स थे, व्हाटएवर इट वाज, ये सब कुछ आ जाएगा किसमें, इस जगह पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है गाइस, अल्टीमेटली ये काउंटर कॉन्टेक्स्ट आपका वर्क कर रहा है, काउंटर होल्डर आपका वर्क कर रहा है, और काउंटर होल्डर के अंदर बाकी सारी चीजें वर्क कर रही है। और आपको यहां लिख देना है डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, काउंटर का प्रोवाइडर है। मतलब ये आपका सॉरी नॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, मैंने गलती से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, हमें लिखना है काउंटर कॉन्टेक्स्ट, और ये उसका प्रोवाइडर हो गया। अब मैं अगर आपको इसको यहां से हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली दिख कैसा रहा है, तो मैं रिएक्ट डेवलपर्स टूल ओपन कर लेता हूं और मैं आपको सारे कंपोनेंट्स दिखा देता हूं, सो दैट आपको एक बार आइडिया लग जाए कि हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि काउंटर होल्डर, उसके अंदर हमारा प्रोवाइडर में कॉन्टेक्स्ट, काउंटर होल्डर, उसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, उसमें हमारा काउंटर और बटन्स आ गए सारे। मतलब कि अल्टीमेटली हमारा क्या हुआ काम, ये काम हुआ है कि हमारे पास में अब जो कॉन्टेक्स्ट है वो ग्लोबली एक्सेसिबल है। इन तीनों में से कोई भी एक्सेस करना चाहता है तो उसको एक्सेस कर सकता है। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप पर चलना है और हमें क्या करना है, हमें प्रोवाइडर में देनी है वैल्यू। तो हमने यहाँ पर दे दी वैल्यू इक्वल्स टू, और वैल्यू इक्वल्स टू मैंने ले लिया, सपोज हम लोग इसको काउंट बोल देते हैं, काउंट इज 0। मैंने क्या किया गाइज, एक ऑब्जेक्ट पास किया यहाँ से जिसमें मैंने काउंट की वैल्यू को क्या रखा है, 0 रखा हुआ फिलहाल। अब जिसको भी ये डेटा चाहिए उसे क्या करना पड़ेगा, तो उसे इसको यूज करने के लिए यूज करना पड़ेगा यूज कॉन्टेक्स्ट नाम के एक हुक का। और जो यूज कॉन्टेक्स्ट नाम का हमारा हुक है वही क्या बनने वाला है, हमारा प्रोवाइडर बनने वाला है। देखिए इसका एक और तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ बुलाते हैं और डॉट कंज्यूमर बनाते हैं, बट वो बहुत लेंदी तरीका है और वो कोई भी यूज नहीं करता आज के टाइम में। इसलिए मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, हम लोग यूज करने वाले हैं यूज कॉन्टेक्स्ट नाम के इस हुक को, ठीक है, जो रिएक्ट JS इनबिल्ट हम लोगों को देता है यूज कॉन्टेक्स्ट। अब यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ता है। तो ये जो आपने बनाया था इसको आप यहां से क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट। यहां से एक्सपोर्ट करके जहां पर भी आपको चाहिए वहां इंपोर्ट कर लो काउंटर कॉन्टेक्स्ट। ये इंपोर्ट हो गया। और अब सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपने लिखा कांस्टेंट, एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं जिसमें मैंने लिखा काउंट इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट विथ काउंटर कॉन्टेक्स्ट। बहुत सिंपल सा है गाइस। क्या हुआ यहाँ पर, ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ जो भी डेटा है, मतलब जो भी वैल्यू में जो कुछ भी चीजें पड़ी है वो हमने क्या बोला, उठाकर यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से इस काउंट में डाल दो। तो ये जो काउंट आपने देखा ना, ये एज इट इज इसके अंदर आ जाएगा, एंड देन फाइनली मैं इसकी जगह पर प्रिंट करवा दूंगा 0 की जगह। तो अब आपको 0 दिख रहा है। ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने पहले से लिख रखा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमें यहां से 0 मिल रहा है। अगर यहां से 10 मिलेगा तो हमें 10 दिखेगा, यहां से हमें 20 मिलेगा तो हमें 20 दिखेगा। हुआ क्या, हमारे कॉन्टेक्स्ट, हमारा जो ऐप है उस ऐप के अंदर हमने काउंटर होल्डर को बुलाया, ठीक है। काउंटर होल्डर ये सब कुछ उठाकर लेके गया अपने अंदर, और क्या बन गया, सबका प्रोवाइडर बन गया। हर चीज का जितने भी कंपोनेंट्स थे सबका वो प्रोवाइडर बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि यहां से हमने काउंटर कंपोनेंट के अंदर इस कॉन्टेक्स्ट को बुलाया, हमने यूज इफेक्ट की मदद से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रैक्ट किया और हमने यहाँ डेटा को दिखा दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज करने का। तो हम ये जो काउंट है हमारा उसको बनाएंगे एक स्टेट, ठीक है। बिकॉज आपको अच्छे से पता होगा कि अगर आपको कुछ री रेंडर करवाना है तो आप स्टेट को चेंज करोगे तो ही री रेंडर होगा, वरना रिएक्ट JS रेंडर नहीं करता है। तो हम लोगों ने बोला काउंट और सेट काउंट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। पहले से ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और इस काउंट को मैं यहां पर पास कर देता हूं, मतलब मैं सिर्फ इतना ही लिख देता हूं काउंट, ये अपने आप उस वेरिएबल को लेगा और यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 0 आ रहा है। अब मैं स्टेट में यहां चेंज करता हूं 10, तो यहाँ 10 भी आएगा।
मैं यहाँ करता हूँ 20 तो 20 भी आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई, अभी हम लोग यहाँ वैल्यू में भी चेंज कर रहे थे तब भी हो रहा था सेम। तो गाइस डिफरेंस यहाँ नहीं है, डिफरेंस है इस काउंट की वैल्यू को चेंज करने में। हमने स्टेट इसलिए बनाया ताकि हम सेट स्टेट को यूज करें और वैल्यू को चेंज कर सकें। तो हमने बोल दिया यहाँ पर कांस्टेंट चेंज हैंडलर इज इक्वल टू, हमें क्या मिलने वाला है, हमें एक डेटा मिलने वाला है, मतलब मुझे क्या मिलने वाली है, न्यू काउंट मिलने वाला है मुझे, और न्यू काउंट को मैं सिंपली अपडेट करने वाला हूं। सो न्यू काउंट इज इक्वल टू सेट काउंट एंड अपडेटेड। होगा क्या, ये जो चेंज हैंडलर है इसको कोई क्या देने वाला है, डेटा देने वाला है। कौन देगा, बटन्स दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। तो इसको कोई डेटा देने वाला है और उस डेटा को हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, उस डेटा को हम यहां तक लाकर अपडेट करवा देंगे। तो चेंज हैंडलर को मैं सिंपली यहां से भेज देता हूं, ये चेंज हैंडलर आ गया। काउंटर कंपोनेंट में हम लोग आ गए और यहां पर मैं कॉमा लगाकर चेंज हैंडलर को भी इंपोर्ट कर लेता हूं, यानी यूज कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो मैंने दो चीजें भेजी है, दोनों यहां यूज कर ली और मैं यहां सिंपली लगाऊंगा ऑन क्लिक ऑफ दिस। जैसे ही इस पे क्लिक होता है, मतलब मैं यहाँ पर एक इवेंट बना देता हूँ, क्योंकि बटन तो हमारा क्या है, एक कंपोनेंट है। तो मैंने यहाँ एक इवेंट बना दिया, मैंने यहाँ भी एक इवेंट बना दिया, सेम नाम के प्रॉप्स रख दिए। इस इवेंट में क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा जिसमें चेंज हैंडलर को हम क्या भेजने वाले हैं, काउंटर -1। तो जो भी हमारा काउंट है उसको 1 से माइनस करवा के हम लोग चेंज हैंडलर को देंगे और चेंज हैंडलर यहां तक पहुंचाएगा और एक्चुअली चेंज करवा देगा। ठीक है, सिमिलर हम लोग इधर भी करवाने वाले हैं जिसमें हम लोग प्लस लगा देंगे। ठीक है, बिकॉज इसका काम इंक्रीज का है, उसका काम डिक्रीज का है। और ये जो इवेंट है उसके पास में वो पूरी फंक्शनैलिटी है कि क्या करवाना है, कैसे करवाना है, इसको कॉल करवाना है, एक कम करके भेजना है, इसको कॉल करवाना है, एक बढ़ाकर भेजना है। इस इवेंट के पास वो फंक्शनैलिटी है और मैं बटन कंपोनेंट में जाकर यहां पर लिख दूंगा ऑन क्लिक ऑफ दिस। ठीक है, सिंपली प्रॉप्स डॉट इवेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे इस बटन पर क्लिक होगा, जहां वहां से जो प्रॉप्स आए हैं, ये जो प्रॉप आया है इवेंट नाम का, उस पर जो भी ट्रिगर करना था, जो भी असाइंड था, उसको ये क्या कर देगा, ट्रिगर करवा देगा। और फाइनली चेंज कहाँ आएगा, चेंज यहाँ आएगा, यहाँ चेंज आएगा तो ये री-रेंडर होगा, ये री-रेंडर होगा तो यहाँ भी चेंज आ जाएगा। अगर यही सेम काम मैं प्रॉप से करता ना तो बहुत ज्यादा लंबा काम हो जाता, बिकॉज मैं पहले क्या करता, काउंट और वैल्यू प्रॉप की मदद से ऐप को देता या ऐप काउंटर को देता, काउंटर अपने लिए यूज करता, फिर इसको देता और फिर फाइनली हमारा काम होता, जो कि एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो सकता था। अब जैसे हमने यहां से असाइन किया है, हम चाहते तो सीधा अंदर भी असाइन कर सकते थे, बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक वे ऑफ वर्किंग समझ रहे हैं फिलहाल इसकी। हो सकता है कि ये उस चीज के लिए बेस्ट एग्जांपल ना हो। इट इज लाइक कि हम लोग एक छोटा सा काउंटर बनाने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे आपको एप्पल काटना है तो आप तलवार लेके आ गए, बट ये जस्ट एक एग्जांपल है समझने के लिए कि कॉन्टेक्स्ट वर्क कैसे करता है। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट कब वर्क करता है, जब आप कार्ट फंक्शनैलिटीज बनाते हो, जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो तो किसी प्रोडक्ट कंपोनेंट पे क्लिक हुआ है, वो प्रोडक्ट पेज पे से हेडर पे जाकर फिर आपको हेडर पे साइड में दिखता है कि ये कार्ट में ऐड हो गया है। तो इतनी लंबी जब साइकिल होती है ना, तब कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली वर्थफुल होता है। अभी जस्ट आपको समझाने के पर्पज से मैंने लगाया इसको। और यहाँ पर आ जाते हैं, प्रॉप्स की स्पेलिंग कुछ गलत थी, ये सही हो गई। तो आप देख सकते हो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये सारी की सारी चीजें वर्क कहां से कर रही है, इससे वर्क कर रही है, मतलब काउंटर होल्डर से। काउंटर होल्डर का जो स्टेट है वहां पर सब कुछ चेंज हो रहा है और ये आगे पास कर देता है, ये उसको दिखा देता है और फिर फाइनली यहाँ काम हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसको यहां ना बुलाकर एकदम बाहर, मतलब index.js में, मतलब हम चाहते हैं कि ऐप भी उसका हिस्सा बन जाए, तो index.js में भी मैं उस चीज को लेके आ सकता हूं। मैं सिंपली यहां पर क्या करूंगा, काउंटर होल्डर, ठीक है, काउंटर होल्डर, और काउंटर होल्डर को हमने यहां कॉल करवा दिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऐप भी उसका हिस्सा बन जाएगा। तो यहां जो दूसरी बार आप ऐप में काउंटर होल्डर यूज कर रहे हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, अब ये सब कुछ हटा दिया हमने। अब अगर वापस से मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊं तो पिछली बार ऐप इसका हिस्सा नहीं था, अब ऐप भी इसका हिस्सा बन चुका है। काउंटर होल्डर सबसे ऊपर है, फिर उसका प्रोवाइडर है, फिर ऐप और सारी चीजें आ गई। अब अगर आपको ऐप में कुछ रखना है, जैसे सपोज मैं ऐप में आता हूं और मैं यहां पर एक h1 या h2 टैग बना लेता हूं या कोई भी डिव बना लेता हूं। ठीक है, एक डिव बना ली मैंने और इस डिव के अंदर मैंने क्या किया, इस डिव के अंदर मैंने लिखा है कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसको बुलाओ सबसे पहले। तो हमने बोला काउंटर कॉन्टेक्स्ट, इंपोर्ट कर लिया हमने,
यहाँ इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट, ये हुक भी हमने इंपोर्ट कर लिया और हमने यहाँ पर कांस्टेंट काउंट इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया इसके अंदर और अब हमारे पास काउंट आ गया। अब हम सिंपली यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि काउंट इनटू 500, सपोज कोई 500 रुपीज काउंट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब जितना काउंट बढ़ता जाएगा उससे 500 मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो आप देख सकते हो ये दिख रहा है 20, ओके, वैल्यूज चेंज होती जा रही है। आपका कॉन्टेक्स्ट कहाँ पड़ा है, बाहर पड़ा है, बट हर कोई उसको यूज कर रहा है। कौन कौन यूज कर रहा है, ऐप भी यूज कर रहा है, काउंटर भी यूज कर रहा है, बटन्स भी यूज कर रहा है, हर कोई उसको यूज कर पा रहा है विदाउट एक्चुअली गेटिंग इन टच विद द कंपोनेंट। आप सिंपली क्या कर सकते हो, ग्लोबली उसको एक्सेस कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाया था। अब अगर आप कंसिडर करो कि ये हमारा ऐप कंपोनेंट है, तो ऐप कंपोनेंट भी उसको यूज कर पा रहा है, ये हमारा काउंटर है वो भी यूज कर पा रहा है, ये हमारे जो बटन्स थे, ठीक है, वो भी हमारे बटन्स भी उसको यूज कर पा रहे हैं। सिंपली यहाँ पर वैल्यू को अपडेट करते हैं, सब जगह अपडेट हो जाती है, यहाँ से वैल्यू लेते हैं और हर कोई एक्सेस कर पाता है, जो कि इस जगह पर पॉसिबल नहीं था। इस पर अगर ए में चेंज करना है तो डी बोलेगा सी को, फिर सी बोलेगा बी को और बी बोलेगा ए को, फिर ए में चेंज होगा, फिर ए बोलेगा कि हाँ चेंज हो गया, फिर बी में, फिर सी में और फिर डी में। तो ये जो पूरा पाथ था उसको हटाने के लिए रिएक्ट ने एक बहुत अच्छा इन्वेंशन किया, या रिएक्ट ने एक बहुत अच्छा फीचर लाया, दैट इज कॉल्ड रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रिएक्ट जेएस में बड़े लेवल पर स्टेट को मैनेज करना बहुत ईजी है अगर आपको कॉन्टेक्स्ट आता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।